सर, बच्चों जय हिंद। आज आप लोग के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ाएंगे। बच्चों, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसके पीछे बहुत से कारण छिपे हुए थे। किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जैसे बेरोजगारी, अशिक्षा और निरंकुशतावाद आदि सारी समस्याएं थी। इसलिए जनता के बीच, नागरिक के वहाँ बीच बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई थे। इसलिए जनता वहाँ के आक्रोशित होकर के एक नए राष्ट्र का निर्माण किया। जैसे कहा जाता है 19वीं शताब्दी के मध्य के पूर्व काल में यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार के वंशागत साम्राज्य का राज चलता था। वंशानुक्रम का अर्थ हुआ बच्चों, जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी घर में कोई राजा अगर राज सिंहासन पे बैठ गया तो उसका पुत्र, उसके हटने के बाद उसका पुत्र भी राजा होगा। इसीलिए उसे कहा जाता वंशानुगत, तब पीढ़ी दर पीढ़ी क्रम वाइज जब भी राजा कोई बनेगा तो उसी घर का व्यक्ति राज सिंहासन पे बैठेगा। इसी को कहा जाता है वंशानुगत हुआ करते थे। और ये पूरे यूरोप महाद्वीप, पहले यूरोप महाद्वीप कौन है, कहाँ है, कैसे है, इसको पहले जान लीजिए। जैसे बच्चों पहले देखिए कि ये इस प्रकार से यूरोप महाद्वीप फैला हुआ है। इस प्रकार से यूरोप महाद्वीप फैला हुआ है। इसका विस्तार इस प्रकार से हुआ है। अब इधर नीचे जो है एशिया महाद्वीप लगा हुआ है। एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाली रेखा जो होती है, यह यूराल पर्वत, यूराल नदी, मरमरा सागर, काला सागर आदि जो है रेखाएं एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को विभाजित अलग करती हैं। तो यहाँ पर ये फ्रांस है। यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ पर ये जो क्षेत्र होता है ये फ्रांस है। ये फ्रांस है। यहाँ जो है इस तरह का इटली, यहाँ जो है ये क्षेत्र इटली है। ये इटली वाला क्षेत्र है। इस प्रकार से फ्रांस महाद्वीप में इटली, फ्रांस, यूरोप महाद्वीप में जो शक्तिशाली राष्ट्र हुआ करते थे, इटली, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड आदि जो है ये यूरोप महाद्वीप के राष्ट्र थे। और पूरे यूरोप महाद्वीप जितने भूभाग थे, पूरे महाद्वीप के भूभाग, ये जितने भूभाग थे पूरे यूरोप महाद्वीप के, वो सारे भूभाग पे निरंकुशतावाद फैला हुआ था। छोटे छोटे टुकड़ों में राजशाही हुकूमत चला करती थी और जितने भी राजा हुआ करते थे सब निरंकुशतावाद
के जो है थे। बच्चों, ये सभी राजतांत्रिक शासक के जिनका अपनी प्रजा पर पूर्ण रूप से नियंत्रण हुआ करता था। जो जितने भी राज हुआ करते थे सब अपने प्रजा को दबा करके रखते थे और उन पे अत्याचार करते थे और जुल्म किया करते थे, और वो अपने प्रजा को अपनी बात को अपनी शक्ति द्वारा मनवाया करते थे। बच्चों, उस काल में सामाजिक कई परिवर्तन हुए, जिसके कारण समाज में आए बदलाव ने राष्ट्रवाद का अपना भावना को जन्म दिया। बच्चों, जब किसी कार्य का निर्माण होता है या किसी चीज़ का विकास या उदय होता है तो उसके पीछे जब कोई काफ़ी परेशान हुआ करता है या काफ़ी मेहनत करता है, तब किसी वस्तु या किसी शब्द या किसी चीज़ का जो है विकास या निर्माण होता है। उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने का मुख्य कारण जो है फ्रांसीसी क्रांति होती है। फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी क्रांति यह जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वह समाज के अंदर एक नया जोश, नई खोज, नई उमंग लेकर के सामने पूरे यूरोप महाद्वीप के अंदर फैल गई, जिससे 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्र का निर्माण किया। यह उनका फ्रेडरिक महोदय का एक सपना था, जो उस सपने के तहत उन्होंने 4 चित्र का निर्माण किया। श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप एवं अमेरिका के लोगों को प्रदर्शित किया गया। श्रृंखला के पहले चित्र में फ्रेडरिक महोदय ने वह अमेरिका और यूरोप के लोगों को प्रदर्शित किया, दिखाया कि ये यूरोप एवं अमेरिका के नागरिक या जनता है। दूसरे चरण में, दूसरे चित्र में विभिन्न देशों के जुलूस का नेतृत्व किया और उनके संयुक्त राज्य अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड के जो नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरे चित्र के श्रृंखला में फ्रेडरिक महोदय ने दिखाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड तमाम जुलूसों के, विभिन्न देशों के जो तमाम जुलूस निकाले गए थे उनका नेतृत्व कर रहे हैं। और बच्चों, तीसरे चरण में फ्रांस की पहचान क्रांतिकारी ध्वज से की जा रही है।
फ्रांस के पीछे जर्मनी देश के लोग अपने हाथों में काला, लाल और सुनहरा ध्वज लेकर के खड़े हुए हैं। इस प्रकार चौथे चरण में श्रृंखला के पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस राष्ट्र के रूप में व्यवस्थित है। दूसरी ओर चित्र में इस दूसरे चरण में जो चित्र में फ्रेडरिक महोदय ने दिखाया कि ईसा मसीह, संत और फरिश्ते दर्शाया गया। उन्होंने चौथे चरण के श्रृंखला में चित्र जो बनाया उसमें उन्होंने दिखाया कि पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड और हंगरी रूस राष्ट्र के रूप में व्यवस्थित हो गया। वह पूर्ण रूप से एक नए राष्ट्र का गठन कर लिया है। और अंत में फ्रेडरिक महोदय ने नीचे दिखाएं फिगर में कि ईसा मसीह, संत और फरिश्ते का फिगर बनाकर दर्शाया। बच्चों, 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यूरोप के लोग राजनीतिक तथा मानसिक दबाव के होने के कारण इस बदलाव से यूरोप में बहुराष्ट्रीयवंशी साम्राज्यों का पतन हुआ। यूरोप में राष्ट्र राज का उदय होने लगा। इस नए हमने अभी बताए कि नया यूरोप में राष्ट्र राज का उदय होने का कारण कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी, उस क्रांति के होने के कारण ये जो है यूरोप में एक नया यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इसके क्रांति का कारण है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस एक ऐसा राज था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राज अधिपत्य था, जो चारों तरफ फैला हुआ और समाज जो नागरिक जनता के बीच हाहाकार, भयभीत जनता वहाँ जीवन व्यतीत कर रही थी। फ्रांस की क्रांति के कारण है कि 1779 ईस्वी में फ्रांस में हुई जो क्रांति द्वारा वह, जैसे अभी हम कहें कि 15वीं लुई के बाद जो है फ्रांस का पुत्र 16वें लुई वह राज सिंहासन पे बैठा। तो इस प्रकार फ्रांस यूरोप महाद्वीप के अंदर जो राजवंश चला करते थे वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो चला करते थे। जैसे 15वीं लुई के बाद उसका पुत्र 16वें लुई राज सिंहासन पे बैठा, इसी प्रकार जो 16वें लुई वंश के शासन का अंत हुआ, लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति के मुख्य कारण जो है उसमें 4 बिंदु मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैसे अयोग्य शासक, कोई अयोग्य शासक का अर्थ ये हुआ कोई राजा या सरकार जब अपने उत्तरदायित्व को ना निभाए, वह अपने फर्ज, अपने कर्तव्य को ना निभाए, ना कार्य करे उस पे, तो वह अयोग्य घोषित किया जाता है। जैसे उसका जो कर्तव्य है वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा व्यक्ति, तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार जो भी वहाँ के राजा हुआ करते थे वह अयोग्य शासक हुआ करते थे। 16वीं लुई जो अयोग्य था, वह शासक जो अयोग्य जिद्दी, अयोग्य मतलब ये हुआ कि वह जिद्दी स्वभाव का तथा आदूरदर्शी
कर्तव्यहीन शासक और निरंकुशवाद था। जो जनता अपने समाज नागरिक की बात ना सुने, अपनी इच्छानुसार जो उसकी इच्छाएं कहे उस कर्तव्य को करता जाए और जनता की मांग की पूर्ति ना करे, वह अयोग्य होता है। मध्य वर्ग में जो फैला हुआ, उसमें छोटे छोटे उद्योगपति, वकील, अध्यापक, डॉक्टर, निम्न पदों पर कार्य करने वाले छोटे छोटे अधिकारी, जो उसमें निम्न मध्यम वर्ग के अंदर आए और फ्रांसीसी क्रांति के अंदर वह मेन भूमिका निभाए। बच्चों, इस प्रकार से आम जनता की दैनिक स्थिति, आम जनता, शासक, उच्च वर्ग तथा कुलीन वर्ग, यूरोप महाद्वीप फ्रांस के जो लोग रहा करते थे, उसमें एक शासक, उच्च वर्ग, कुलीन वर्ग, वो विलासितापूर्वक जीवन बिता रहे हैं और वहीं पर नागरिक जो हुआ करते थे, आम जनता जिसे कहा जाता है, उनकी स्थिति बहुत दैनिक थी। वह खाने बिना मर रहे हैं, भूखों मर रहे हैं और उनको कोई सुख सुविधा संसाधन विहीन थी। अशिक्षित समाज था, इसलिए उसमें फ्रांसीसी क्रांति में जो भाग लेने वाले थे, वह वकील, उद्योगपति, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर, छोटे छोटे पदों पर कार्य करने वाले अधिकारी शामिल हो गए। और चौथा कारण में मजदूर वर्ग की दुर्दशा, मजदूर वर्ग के जो दैनिक स्थिति, जो उद्योगपति है वह मजदूर से दिन रात कार्य करवा रहा है और उनको समय से वेतन पैसा नहीं दे रहा है और काम वर्क अधिक करवा रहा है और मजदूरी उनकी कम से कम दी जा रही है। उनको मजदूरी उतनी दिया जा रहा है जितना वो खा और उसमें जी लें, अपना जीवन निर्वाह कर लें। इसलिए मजदूर वर्ग क्रांति में भाग लिया। आज़ादी पर प्रतिबंध, जो वहाँ के शासक हुआ करते थे, वह अपने नागरिकों को इतना प्रतिबंध लगा दिया करते थे कि जो किसी प्रकार की उनको आज़ादी नहीं दिया जाती थी। वह हर आज़ादी से वंचित रहा करते थे। वह अपने इच्छानुसार ना कोई कार्य कर सकते थे, ना कहीं आ जा सकते थे और ना ही वह अपने इच्छानुसार ना कोई शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। सारी उनके आज़ादी पे प्रतिबंध लगा दिया जाता था और बिना कारण बताए उनको कैदी बना करके जेल में बंद कर दिया जाता था। तो बच्चों, यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय में 3 वंश आते हैं। एक कुलीन वंश, एक कुलीन वर्ग जो होता है, इसका होता है कुलीन वर्ग। ये कुलीन वर्ग है। कुलीन वर्ग, ये कुलीन वर्ग, ये कुलीन वर्ग यह पावरफुल व्यक्ति हुआ करते थे, संपत्तिधारी हुआ करते थे, भूमिधारी वर्ग हुआ करते थे, जो सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से
भूमि पर का मालिक हुआ करते थे। ये पूरे यूरोप महाद्वीप पर जितनी भूभाग यूरोप महाद्वीप का था, पूरे यूरोप महाद्वीप के भूभाग पर ये कुलीन वर्ग समाज के लोगों का आधिपत्य था। और जो वहाँ के किसान वर्ग थे, इनसे ज़मीन खरीद करके लिया करते थे और अपनी खेती बाड़ी करते थे, कृषि करते थे। उसके बाद कृषि करने के बाद फसल जब कट जाती थी तो वह फिर कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनको वापस मिल जाता था ज़मीन। इस प्रकार से कुलीन वर्ग के पास बहुत सारे संपत्ति और राजनीतिक सामाजिक तौर से वह मजबूत हुआ करते थे और भूमि धर्म काफ़ी उनके पास ज़मीन जायदाद हुआ करती थी। तो दूसरे नंबर पे निरंकुशवाद। निरंकुशवाद जो होता है वह ऐसा सरकार हुआ करती थी जो अपनी मर्जी से कानून बनाए और जो अपनी मर्जी से जिसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव ना हो वह तानाशाह और निरंकुश सरकार कहलाता है। बच्चों, इस प्रकार 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने के पूर्व काल में यूरोप में लोग राजनीतिक तथा मानसिक दबाव होने के कारण वह अपनी जो है संगठन बनाना शुरू कर दिए और उस संगठन में उदारवादी वर्ग ये उदारवादी वर्ग जो व्यक्ति के लिए आज़ादी तथा कानून के लिए समान बराबरी का कानून का अधिकार सरकार सहमति से बने और निरंकुश शासन की समाप्ति हो। ये उदारवादी लोग कैसे थे? ये समाज के अंदर चाहते थे कि ऐसा सरकार या ऐसा राजा बने जो समाज के प्रति वह जो कानून बनाए वह एक बराबर का हो, चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो या गरीब व्यक्ति हो, सभी के लिए जो है एक बराबर का कानून बनना चाहिए और सभी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार से और जो निरंकुश शासन व्यवस्था था उसकी समाप्ति ये चाहते थे। उदारवादी लोगों की जो भूमिका थी फ्रांसीसी क्रांति में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। क्रांतियों का युग, ये क्रांतिकारियों का युग जो है, क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848 के बीच चला, जब रूढ़िवादी और निरंकुश शक्तियों ने अपनी शक्ति का और ज़्यादा कठोर बनाने का प्रयास किए तो उदारवादी लोग जो है काफ़ी क्रांति में भाग लिए और इस प्रकार से एक नया राष्ट्र का निर्माण किए। बच्चों, आने वाले समय में फिर आप क्लास लेंगे। जय हिंद।